0.3, 0.4, ठीक है, ये हो गया 0.8 सेकेंड। ध्यान रहने वाला है। ए बी एंटीजन वैसा ही है कि जिंदा चाहिए, लड़की चाहिए, कोई भी चलेगी, ठीक है। वेंट्रिकल जब पंप करता है तो टोटल 70 ml ऑफ ब्लड बाहर निकलता है। 70 ml ऑफ ब्लड, उसे हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या कहते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है, ठीक है। और हमें पता है ना कि हार्ट 72 टाइम्स बीट करता है, ठीक है। तो कार्डियक आउटपुट कितना हो गया 1 मिनट में? 1 मिनट में ब्लड कितना जाएगा कार्डियक आउटपुट? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, क्या हाल चाल है सबके? आशा करता हूं कि हाल चाल बढ़िया ही होंगे। और प्रीवियस कुछ लेक्चर को देखकर आपको कुछ सीखने भी मिल रहा होगा, कुछ फ्रूटफुलनेस चीजें भी मिल रही होगी, कुछ क्वेश्चंस भी बन रहे हैं, उनके उनके पीवाईक्यूज भी बन रहे होंगे, ऐसा मैं आशा करता हूं। आज मैंने कुछ नया ट्राई किया है, सारे एनसीईआरटी को एकदम कंसाइज वे में प्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो आप बताइएगा कि प्रीवियस वाला अच्छा था या ये वाला अच्छा है, कमेंट करिएगा कि सर प्रीवियस वाला ज्यादा बेटर लग रहा था या ये वाला ज्यादा बेटर लग रहा है। आई थिंक ये वाला ज्यादा बेटर है। एंड द थिंग इज, आज से आपको कोई चीज की स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर मैं इसका पीडीएफ भेज दूंगा आप सबको, ठीक है। ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट गेट स्टार्टेड। दिस इज डॉक्टर सिद्धार्थ एके आपका डॉक्टर साहब। शुरू करते हैं ये चैप्टर। चैप्टर का नेम, जैसे कि मैंने हमेशा ही बताया हुआ है कि शुरुआत चैप्टर के नेम से ही करेंगे कि भाई साहब नाम क्या कहना चाहता है ना। शेक्सपियर कहता था कि व्हाट इज इन दी नेम, बट मैं कहता हूं कि नहीं भाई, नाम में ही बहुत कुछ रखा हुआ है, ठीक है। आपके नाम से आपकी आपकी पहचान है ना, नाम का एक मतलब भी होता है, ठीक है। चैप्टर का नेम क्या है? बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ठीक है। मतलब कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि व्हाट इज बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी में कौन सी फ्लूइड है, एंड व्हाट इज सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का मतलब एकदम चिल्लर में समझ में आ रहा है ना, कि एक जगह से निकल के वापस उसी जगह पर आना इस सर्कुलेशन, सर्कल सर्कल में घूमना इस सर्कुलेशन, ठीक है। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे बॉडी में मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम चल रहे हैं। जैसे कौन से सिस्टम चल रहे हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ब्रीदिंग सिस्टम, नर्वस सिस्टम, है ना, हार्मोनल सिस्टम, ये मल्टीपल सिस्टम चल रहे थे। इन सिस्टम को चलाने के लिए हर एक सेल तक, हर एक चीज को ले जाने के लिए एक वाहक की जरूरत पड़ेगी, एक ट्रैवल सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। तो वो ट्रांसपोर्ट मीडिया कौन प्रोवाइड करेगा? जैसे कि पूरे देश में रेल नेटवर्क फैली हुई है ना। अगर मुझे नागपुर से कहीं भी जाना है तो मैं ट्रेन के थ्रू जा सकता हूँ, राइट। उसी तरीके से हमारे पूरे बॉडी में एक सर्किट फैला हुआ है, वो है क्या? आर्टरीज एंड वीन का पूरा सर्किट, ठीक है। और उन सर्किट्स में एक फ्लूइड दौड़ रहा है, दैट इज ब्लड, ठीक है। समझ में आया क्या आपको? और वो ब्लड क्या कर रहा है? तो हर एक चीज को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख रहा है और दूसरी जगह से उठा के एक जगह रख रहा है। वो क्या कर रहा है? एक चीज को उठा के दूसरी जगह रख रहा है। जैसे कि लंग के पास से ऑक्सीजन ले गया, सेल के पास तक गया, वहां से CO2 लिया, वापस लंग तक आया, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल के पास आया, वहां से जो हमने डाइजेशन किया है वो न्यूट्रिएंट्स लिए, सेल को दिए, सेल ने जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनाया उसको पकड़ा, वापस लाके लिवर को दे दिया, ठीक है ना। उसी तरीके से क्या? तो उसी तरीके से क्या, ब्लड को किडनी के पास ले गया, किडनी ने फिल्टर किया, फिल्टर करने के बाद वो यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल गया, राइट। हार्मोन, ब्रेन ने मान लो हाइपोथैलेमस ने ADH रिलीज किया, उसको काम करना है किडनी पे, तो किडनी तक कौन लेके जाएगा? किडनी तक कौन लेके जाएगा? ब्लड लेकर जाएगा, राइट। तो ब्लड यही काम करता है कि एक जगह से किसी चीज को उठाता है, दूसरी जगह ले जाकर रख देता है, मतलब कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड, देखते हैं आगे क्या बोलता है एनसीईआरटी। एज वी नो, हम सबको पता है कि एनसीईआरटी की शुरुआत कैसे होती है कि भाई साहब, कि कैसा सिस्टम, सिस्टम डिपेंड अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उसी तरीके से ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेगा, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड, क्या बोल रहा है? सेल ट्रांसपोर्ट, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। क्यों जरूरत है सेल को? जरूरत क्यों है? सेल्स नीड कंटिन्यूस O2, जरूरत रहेगी। O2 नहीं मिलेगा तो क्या होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होगा, ठीक है, बॉडी थक जाएगी। अगर O2 नहीं मिला तो न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट बहुत जरूरी है, न्यूट्रिएंट नहीं मिला तो एनर्जी नहीं मिलेगा, मेटाबॉलिज्म शट ऑफ हो जाएगी। और रिमूवल ऑफ वेस्ट, रिमूवल ऑफ वेस्ट एंड CO2। वेस्ट पे हमने बहुत सारी चीजें देखी थी, एक्सक्रीटरी वाले चैप्टर में बहुत सारी चीजें देखी थी। तो सेल को नीड क्यों है? क्योंकि उसको कंटिन्यूअस नीड ऑफ ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट की जरूरत है, रिमूवल ऑफ वेस्ट एंड CO2 की जरूरत है, ठीक है। इसीलिए उसको एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की नीड है। चलिए, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि स्पॉन्जेस एंड सिलेंडर, वो क्या करते हैं? अपने अंदर पानी भरते हैं, डायरेक्ट एक्सचेंज कर देते हैं, वहां से उनका काम खत्म हो जाता है, ठीक है। वो कैसे करते हैं? पानी भरेंगे, सर्कुलेशन ऑफ वाटर के थ्रू डायरेक्ट एक्सचेंज करके खत्म कर देंगे। स्पॉन्जेस के अंदर की फिर पानी बॉडी के अंदर आया,
और पोर से बाहर निकल गया। जितने भी एक्सचेंजेस करने थे हमने कर दिए, ठीक है। बट ह्यूमंस में ऐसा तो नहीं कर सकते। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, डेवलप्ड स्पेशलाइज्ड फ्लूइड दैट इज नोन एज ब्लड। ठीक है। हमारे ब्लड का कलर कौन सा है, रेड। हमारे ब्लड का कलर कौन सा है, रेड। और रेड कलर क्यों है, ड्यू टू हीमोग्लोबिन। किसी किसी एनिमल का ब्लड ब्लू होता है, किसी किसी एनिमल का ब्लड रेड होता है, ड्यू टू देयर पिगमेंट्स। ठीक है। और इनका काम क्या होता है, इंटरनल ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, एक जगह से सामान को उठा के दूसरी जगह पर रखना। ठीक है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम करता है। चलिए हम देखते हैं ब्लड। इट इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। इट इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, ये आपको ध्यान रखना है। ब्लड कंप्राइजेज ऑफ टू पार्ट्स। ब्लड दो चीजों से मिलके बन ब्लड कंप्राइजेज ऑफ टू पार्ट। ब्लड दो चीजों से मिलकर बनता है। नंबर वन इज प्लाज्मा, सेकंड वन इज फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है। अब प्लाज्मा क्या है, फॉर्म्ड एलिमेंट क्या है, हम देखते हैं। व्हाट इज प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है वो स्ट्रॉ कलर लिक्विड है। ठीक है। और फॉर्म्ड एलिमेंट मतलब कि उसमें अंदर आने वाले सेल्स, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ठीक है, प्लेटलेट्स, ये सारे क्या हो गए, फॉर्म्ड एलिमेंट। और जो स्ट्रॉ कलर का लिक्विड है उसे हमने क्या बोल दिया, प्लाज्मा। ठीक है। हम डिटेल में देखते हैं कि व्हाट इज प्लाज्मा एंड व्हाट इज फॉर्म्ड एलिमेंट। चलिए, प्लाज्मा कितना होता है, 55%। फॉर्म्ड एलिमेंट कितना होता है, 45%। ठीक है। प्लाज्मा 55%। प्लाज्मा का 90 से 92% वाटर होता है, 6 से 8% प्रोटीन होता है, एंड कुछ अमाउंट में मिनरल्स होता है। ठीक है। एकदम निग्लिजिबल अमाउंट में मिनरल्स होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान देने वाली बात है। प्रोटीन्स में तीन प्रोटीन होते हैं। तीन प्रोटीन कौन से, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन। कौन से बोला मैंने, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन एंड एल्ब्यूमिन। ठीक है। फाइब्रिनोजन का काम क्या होता है, क्लॉटिंग का काम होता है। फाइब्रिनोजन का काम क्या होता है, क्लॉटिंग का काम होता है। और ये बनता कहाँ है, तो ये लीवर में बनता है, फॉर्म्ड इन लीवर। लीवर के अंदर फाइब्रिनोजन बनता है। काम कहाँ करता है, तो वेसल्स के अंदर काम करता है। ये ध्यान रहेगा कि फॉर्म्ड कहाँ होता है। नीट 2026 का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि फाइब्रिनोजन, वेयर फाइब्रिनोजन गेट फॉर्म्ड। ठीक है। तो आप क्या बताएंगे, इन लिवर। ठीक है। ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन क्या काम करता है, डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है। ठीक है। जैसे कि हमें पता है कौन सा, ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन क्या काम करता है, डिफेंस सिस्टम का। इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आईजी। आपको पता है ना, आईजीजी, आईजीए। आईजीए कहाँ देखने को मिलता है, मदर के मिल्क में देखने के लिए मिलता है, याद रखेंगे। ठीक है। एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन का क्या काम है, बैलेंस करना, ऑस्मोटिक बैलेंस करना। हमने देखा था एल्ब्यूमिन कहाँ था, जल्दी बोलो भाई साहब, किडनी में। किडनी में एल्ब्यूमिन देखा था ना। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कुछ अमाउंट में मिनरल्स होता है। तो आपको क्या याद रखना है, प्लाज्मा में, प्लाज्मा 55% है, उसका 90 से 92% वाटर है, 6 से 8 ग्राम प्रोटीन है एंड मिनरल्स है। 6 से 8 ग्राम प्रोटीन में फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन एंड एल्ब्यूमिन। फाइब्रिनोजन का काम है क्लॉटिंग करना। कहाँ फॉर्म्ड होता है भाई साहब, लीवर में। लीवर को बोलते हैं हिपैट। क्या कहते हैं, हिपैट। ठीक है, हिपैट कहते हैं। तो ऐसा भी आ सकता है ऑप्शन में, लीवर ना देते हुए हिपैट दे दे, आपको ध्यान रहना चाहिए। ठीक है। ग्लोबुलिन का काम क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म, जिसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आईजी से। ठीक है। और एल्ब्यूमिन का काम क्या है, ऑस्मोटिक बैलेंस बना के रखना। ठीक है, इतना चमक गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट, फॉर्म्ड एलिमेंट कितने होते हैं, तो 45% होते हैं। इसमें क्या क्या होगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। अब इसी को स्टाइल मारने के लिए नाम दे दिया है। क्या नाम दिया है, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट। ठीक है। क्या बोला मैंने, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। मेरे साथ साथ बोलते चलोगे ना तो याद होता रहेगा। ठीक है, ये नहीं कि लेक्चर चला दिया और इधर कुछ और कर रहे हैं। ठीक है, मेरे पे ध्यान दो एकदम, और एकदम फोकस होके पढ़ोगे ना बेटा, तभी नंबर आने वाले हैं। ऐसे नहीं आने वाले, क्योंकि फोकस रहना बहुत जरूरी है। विदाउट फोकस कोई चीज नहीं होता है। आप सोचिए, आप एमबीबीएस करेंगे, एमबीबीएस करने के बाद नीट पीजी का एग्जाम देंगे, उसमें अगर आपका बहुत अच्छा नंबर आ गया तो आप जनरल सर्जन बनेंगे। ठीक है। अगर लड़कियां हैं तो गायनेकोलॉजिस्ट बनेगी, या लड़कों को भी गायनेकोलॉजिस्ट बनने की इच्छा होती है। तो अगर आप गायनेकोलॉजिस्ट बनेंगे या बढ़िया सर्जन बनेंगे तो आपको सर्जरी करनी पड़ेगी, और फोकस लगता है उसमें, 8-8 10-10 घंटे खड़े रह के सर्जरी की जाती है। ठीक है। वहां ये नहीं कर सकते हो ना आप कि यार अब तो मेरा कमर दर्द कर रहा है, अब तो मेरा सर दर्द कर रहा है, मेरा ध्यान नहीं लग रहा है, मेरा मन नहीं लग रहा है, और उसकी छाती खोल के रख दी है। ऐसा तो नहीं कर सकते हो ना। इसीलिए फोकस रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए यहाँ आते हैं, क्या बोला मैंने, फॉर्म्ड एलिमेंट 45% है। कौन से, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट। ठीक है। एरिथ्रोसाइट का नंबर देखो, नंबर कैसे याद रखना है, 1000, लाख, मिलियन।
कैसे याद रखेंगे? हजारों में, लाखों में, मिलियन में। हजारों में क्या है? डब्ल्यूबीसी, 6 से 8 हजार डब्ल्यूबीसी है। ठीक है। लाखों में क्या है? प्लेटलेट, 1.5 लाख से 3.5 लाख। ठीक है। और मिलियंस में कौन है? तो एरिथ्रोसाइट, 5 से 5.5 मिलियन। याद रहेगा आपको क्या बोला मैंने? एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। ठीक है। हजारों में, लाखों में, मिलियंस में। हजारों में कौन है? डब्ल्यूबीसी, 6 से 8 हजार। लाखों में कौन है? प्लेटलेट्स, मतलब कि थ्रोम्बोसाइट। कितने हैं? 1.5 से 3.5 लाख। ठीक है। एरिथ्रोसाइट कितने हैं भाई साहब? 5 से 5.5 मिलियन। इतना याद रहेगा। चलो, अगर हम ध्यान से देखते हैं आरबीसीज को, आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। ये ऐसी सेल है जो जीवित है पर उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है। नो न्यूक्लियस प्रेजेंट इन एरिथ्रोसाइट ऑफ मैमल्स। आपको ये ध्यान रखना है, ये मैमल की कैरेक्टरिस्टिक है। एनिमल किंगडम में, एनिमल किंगडम के इधर क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है। क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है और हम कहते हैं एनिमल किंगडम में का पूछा हुआ है, एनिमल एनिमल किंगडम का नहीं है, यहां दिया हुआ है एनसीईआरटी में। ठीक है। चलिए, एरिथ्रोसाइट के अंदर, एरिथ्रोसाइट के अंदर क्यों न्यूक्लियस बाहर निकल गया? न्यूक्लियस इसलिए बाहर निकल गया कि प्रॉपर एचबी को जगह मिले। और एचबी क्या करता है? हमने देखा था कि ऑक्सीजन को कैरी करता है। कि एक एचबी कितने ऑक्सीजन को कैरी करता है? जल्दी कमेंट में लिख के बताएंगे आप। ठीक है, मैं आंसर नहीं करूंगा, कमेंट में लिख के बताएंगे। ठीक है, ध्यान रहेगा कि एक एचबी कितने मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को लेकर जाता है? सोचो सोचो, याद करो। 4। ठीक है। उसका काम क्या है? O2 का ट्रांसपोर्ट करना। एचबी का नंबर याद रखिए, 12 से 16 ग्राम इन 100 ml दिया हुआ है यहाँ पे एनसीईआरटी में। मेल और फीमेल के अंदर भी डिपेंडेंसी होती है, मेल एंड फीमेल। मेल में जनरली हम बोलते हैं 12 से 16 और फीमेल में हम बोलते हैं 10 से 14। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये नॉर्मल रेंज है, मेडिकल रेंज है, पर आपको नहीं पूछने वाला। लाइफ स्पैन कितनी है? 120 दिन की। स्प्लीन इज अ ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ये भी बहुत बार पूछा हुआ है, बहुत बार पीवाईक्यू में आएगा। विद इन 10 सेकेंड आंसर निकलता है बेटा, अगर आ गया तो फ्रीबीज हैं, ये आते हैं। ठीक है। चलो, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट का काम क्या है भाई साहब? जल्दी बताओ, ल्यूकोसाइट का काम क्या है? ल्यूकोसाइट का काम है डिफेंस मैकेनिज्म को देखना। डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म को देखना। ठीक है। शॉर्ट लिव्ड होते हैं, डायपेडेसिस करते हैं। व्हाट इज डायपेडेसिस? डायपेडेसिस एक तरीका है जिसमें डब्ल्यूबीसी कैपिलरी से बाहर निकल जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? डायपेडेसिस। ठीक है। डब्ल्यूबीसी को, डब्ल्यूबीसी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। डब्ल्यूबीसी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कौन से दो पार्ट्स और क्यों दो पार्ट्स में डिवाइड किया? कि वो स्टेन को पकड़ते हैं या नहीं पकड़ते हैं। अगर स्टेन को पकड़ लिया तो उसके अंदर ग्रैनुअल्स दिखे, अगर गोले 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 ग्रैनुअल्स दिखे तो हमने क्या बोल दिया उसे? ग्रैनुलोसाइट। ठीक है। अगर ग्रैनुअल्स नहीं दिखे तो हमने क्या बोल दिया उसको? ए ग्रैनुलोसाइट। याद रहेगा आपको क्या बोला मैंने? डब्ल्यूबीसी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। किस बेसिस पे? कि भाई साहब उसमें ग्रैनुअल दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। ठीक है। पास तो नहीं हो रहा है बेटा, है ना? वापिस आते हैं। क्या बोल रहा है? ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट कितने हैं? 6 से 8 हजार हैं। ठीक है। उसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ग्रेनुलोसाइट एंड ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट होते हैं 3। कौन से कौन से? न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इयोसिनोफिल। कौन से? न्यूट्रो, बेसो, इयोसिनोफिल। ठीक है। और ए ग्रेनुलोसाइट कौन से होते हैं? लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। याद रहेगा आपको, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। ये कितने होते हैं? 60 to 65, 0.5 to 1%, 2 to 3%, 20 से 25%, 6 से 8%। इसको असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाने का आता है। तो हम क्या लिखेंगे? एन इज ग्रेटर देन, एल इज ग्रेटर देन, एम इज ग्रेटर देन, ई इज ग्रेटर देन बी। ठीक है। ये आप लिख कर रख लीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। इस साल अगर पूछ देगा तो आपको आना चाहिए। ठीक है। थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट मतलब प्लेटलेट। कितना होता है? 1.5 से 3.5 लाख। इनका काम क्या होता है? क्लॉटिंग का काम होता है। ठीक है। देखो, एक मेडिकल चीज, मेडिकल फैक्ट, एक मेडिकल फैक्ट बताता हूं आपको। डब्ल्यूबीसी जो है ना, अगर वो 4 हजार से कम हो गए, कितने से? 4 हजार से कम हो गए, 4 हजार से कम हो गए, और डब्ल्यूबीसी 10 हजार से ज्यादा हो गए। ठीक है। आपने सीबीसी करवाई और आपको सीबीसी रिपोर्ट में दिख रहा है कि डब्ल्यूबीसी 4 हजार से कम हो गए, मतलब कि वायरल इन्फेक्शन है। कौन सा इन्फेक्शन है? वायरल इन्फेक्शन है। ठीक है। कोविड में देखने के लिए मिल रहा था हमें। ठीक है। डब्ल्यूबीसी 10 हजार से ज्यादा आ गए, 10 हजार से ज्यादा आ गए तो क्या होगा? बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा। मतलब कि वायरस डब्ल्यूबीसी को खा जाता है। ठीक है। और डब्ल्यूबीसी बैक्टीरिया को खा जाता है। ठीक है, इतना आप ध्यान रखेंगे। चलिए, थ्रोम्बोसाइट मैंने क्या बोला? प्लेटलेट को हमने क्या बोला है? थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट को हमने क्या बोला है? थ्रोम्बोसाइट। इसका अगर नंबर बढ़ जाता है, सॉरी,
लैक इन नंबर ऑफ थ्रोम्बोसाइट, decrease in number of thrombocyte is called as thrombocytopenia. क्या बोलेंगे? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ठीक है। और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया देखने के लिए मिलता है हमको डेंगू में। किसमें? डेंगू में, मतलब कि डेंगू। आप लोग डेंगू बोलते हैं, मेडिकल लैंग्वेज में इसके डेंगू बोलते हैं। ठीक है, चमक गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वही एनसीईआरटी की बात लिखी हुई, क्या? न्यूट्रोफिल 60 to 65, बेसोफिल 0.5, ठीक है, इयोसिनोफिल 3। काम क्या क्या है इयोसिनोफिल का? काम है, काम क्या क्या है इयोसिनो का? काम क्या क्या है इयोसिनोफिल? एंटी हिस्टामिनिक प्रॉपर्टी रखता है, ये ध्यान रखेंगे। क्या रखता है? एंटी हिस्टामिनिक प्रॉपर्टी। रेजिस्ट इन्फेक्शन एंड ऑल्सो एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन। अगर एलर्जी हुई है तो इयोसिनोफिल बढ़ जाएगा, उसे हम बोलेंगे इयोसिनोफिलिया। क्या बोलेंगे? इयोसिनोफिलिया। ठीक है। बेसोफिल का काम क्या है? सिक्रीट सेरोटोनिन एंड हिपैरिन। हिपैरिन इज अ एंटी कोआगुलेंट, ये जरूरी है सिक्रीट करना। अगर ये सिक्रीट नहीं होता रहा तो हमारा ब्लड क्लॉट हो जाएगा और हम हमारा नाम खत्म, टाटा बाय बाय, खेल खत्म। सुना होगा ना आपने? ठीक है। एंड हिस्टामिन क्या क्या रिलीज करता है बेसोफिल? सेरोटोनिन, हिपैरिन एंड हिस्टामिन। ठीक है। इयोसिनोफिल क्या रिलीज कर रहा है? एंटी हिस्टामिनिक प्रॉपर्टी है। ध्यान दो, इयोसिनोफिल और बेसोफिल आपस में उल्टे काम कर रहे हैं। इयोसिनोफिल एंटी हिस्टामिनिक प्रॉपर्टी रखता है और बेसोफिल हिस्टामिनिक प्रॉपर्टी रखता है। ठीक है। न्यूट्रोफिल को हम क्या बोलते हैं? पीएमएनएल, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूक्लियोसाइड। क्या बोला मैंने? पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियो ल्यूकोसाइड। ठीक है। ये है फेगोटिक इन नेचर, क्या इनगल्फ करके खा के खत्म कर देंगे। ठीक है। लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट होते हैं 20 से 25%। ल्यूकोसाइट इज ऑफ टू टाइप, बीटा लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। बीटा लिम्फोसाइट की क्या काम करता है? जल्दी बताओ मुझे, जल्दी जल्दी। एंटीबॉडीज बनाता है, एंटीबॉडीज बनाता है। ठीक है। ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। और ये भाई साहब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। इसे हम अच्छे से देखेंगे एचएचडी में, मतलब ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में। ठीक है। लिम्फोसाइट, मोनोसाइट लार्जेस्ट न्यूक्लियोसाइट है और अमीबॉइड इन शेप होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीट 2026 नोट करके रख लीजिए, थैंक्स करेंगे मुझे बाद में। ठीक है। इतना समझ में आया अपने को प्रॉपर? इतना समझ में आया? चलिए फटाक से एक रिवाइज कर लेते हैं। क्या? ब्लड, ब्लड को दो पार्ट में डिवाइड किया, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा 55, फॉर्म्ड एलिमेंट 45। ठीक है। प्लाज्मा में 90 to 92% वाटर, प्रोटीन 6 से 8%, थोड़े बहुत मिनरल्स। 6 से 8% प्रोटीन में क्या? फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन एंड जल्दी जल्दी एल्ब्यूमिन। फाइब्रिनोजन लीवर में बन रहा है, क्लॉटिंग का काम करता है। एल्ब्यूमिन ऑस्मोलेगुलेशन के लिए काम करता है। ग्लोबुलिन डिफेंस मैकेनिज्म, आईजी से डिनोट करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम कहाँ पर आए? हम आते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट को हमने डिवाइड किया तीन चीज में, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट। लाखों में, सॉरी, हजारों में, लाखों में, मिलियंस में, है ना? कौन हजारों में है? ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट एंड एरिथ्रोसाइट। ठीक है। ल्यूकोसाइट को हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, ल्यूकोसाइट को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ग्रेनुलोसाइट एंड ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट के तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, यूसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। ठीक है। एंड लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट क्या हो गया? ए ग्रेनुलोसाइट। ध्यान रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है आरएच ब्लड ग्रुप, अब आता है एबीओ ब्लड ग्रुप। ठीक है। एबीओ ब्लड ग्रुप देने वाले साइंटिस्ट का नाम कार्ल लैंडिस्टर। क्या नाम है? कार्ल लैंडिस्टर। आपको याद रखना है केएल ने डिस्कवरी की है, केएल ने ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी की है। ठीक है। ए बी ओ ब्लड ग्रुप, कौन सा? ए बी ओ ब्लड ग्रुप। देखो यहां पर ध्यान मत दो, मेरी बात सुनो पहले। ए बी ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। आरबीसी है, आरबीसी है, आरबीसी ऐसी दिखती है। ठीक है, बायलोट। ठीक है। आरबीसी है, आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन, कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है उसके हिसाब से उसका नाम है। ठीक है। अगर ए एंटीजन है तो क्या बोलेंगे? ए ब्लड ग्रुप। बी एंटीजन है तो कौन सा ब्लड ग्रुप बोलेंगे? बी। ए बी दोनों के दोनों प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे? ए बी। और कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, जीरो प्रेजेंट है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ओ। चमक गया। ए एंटीजन प्रेजेंट है तो ए ब्लड ग्रुप, बी एंटीजन प्रेजेंट है तो बी ब्लड ग्रुप, दोनों प्रेजेंट है तो ए बी, कुछ भी प्रेजेंट नहीं है तो जीरो, मतलब कि ओ। ठीक है। अब इसके ही अपोजिट एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। ठीक है। इसके एग्जैक्ट अपोजिट एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। ए के पास कौन सी एंटीबॉडी होगी? एंटी बी। ठीक है। बी के पास कौन सी होगी? एंटी ए बी के पास कौन सी होगी? कोई भी नहीं, क्योंकि उसके पास तो दोनों के दोनों एंटीजन है, तो किसी का अगेंस्ट क्या होगा? और ओ के पास दोनों। ठीक है। तो इसका मतलब कि ओ जो है वो सबको ब्लड दे सकता है।
ओ किसी को भी ब्लड दे सकता है क्योंकि उसके ऊपर तो एंटीजन ही नहीं है, तो उसे हम बोलेंगे यूनिवर्सल डोनर। ओ वाला सबको ब्लड दे सकता है, ठीक है। ए बी के पास दोनों के दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट है, सॉरी, ए बी के पास दोनों के दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है, तो वो किसी का भी ब्लड ले सकता है, ए का भी ले ले, बी का भी ले ले, ए बी का भी ले ले, ओ का भी ले ले, है ना। ए बी एंटीजन वैसा ही है कि जिंदा चाहिए, लड़की चाहिए, कोई भी चलेगी, ठीक है। और ओ जो है वो सबको देता रहता है, ठीक है। जैसे कि आपकी क्लास में कोई होगा एकदम स्मार्ट लड़का, ठीक है, चमक गया आपको, जो का साइड आपको क्या ध्यान रखना है कि ओ इज द यूनिवर्सल डोनर, ठीक है, एंड ए बी इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट, इसके ऊपर सवाल बन जाता है, ठीक है। अब ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग हम कहां पर पढ़ेंगे, जेनेटिक्स में है ना, पढ़ेंगे ना, आई ए, आई बी, आई बी, आई, आई ए, आई बी, और आई जीरो, है ना। ध्यान आ रहा है कुछ जेनेटिक्स में, जेनेटिक्स में मैं आपको इस चीज प्रॉपर समझाऊंगा किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है आर एच ब्लडिंग ग्रुप। अब आर एच रिसर्च मंकी में मिला था, इसीलिए उसका नाम पड़ गया आर एच ब्लड ग्रुप। अब आर एच ब्लड ग्रुप कैसे प्रेजेंट, आर एच ब्लड ग्रुप क्या होता है, आर एच ब्लड ग्रुप दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। अगर आर एच एंटीजन प्रेजेंट है तो आर एच पॉजिटिव, नहीं है तो आर एच नेगेटिव, चमक गया क्या आपको, ठीक है। अब यहां पर ना एक चीज ढंग से समझिए, आर एच इनकॉम्पेटिबिलिटी इन प्रेगनेंसी, ठीक है। इसे कहां पर अच्छे से दिया हुआ है पता है क्या, ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में, ठीक है। अब आर एच नेगेटिव मदर है, आर एच पॉजिटिव फादर है, फॉर एग्जाम्पल आर एच नेगेटिव मदर है, आर एच पॉजिटिव फादर है, और जो चाइल्ड हुआ वो आर एच पॉजिटिव है, ठीक है। तो प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड में एक्सचेंज नहीं होता है कुछ भी, लेकिन ड्यूरिंग पार्चुरेशन कुछ ब्लड मदर के कांटेक्ट में आ जाता है, ठीक है। तो आर एच पॉजिटिव चीज आर एच नेगेटिव के कांटेक्ट में आएगी, तो उसकी बॉडी क्या, मदर की बॉडी क्या बनाएगी, आर एच पॉजिटिव एंटीबॉडी, आर एच एंटीबॉडी बनाएगी कि उसको खत्म कर दो। अब उसी फीमेल को सेकंड प्रेगनेंसी हुई, सेकंड प्रेगनेंसी में बच्चा वापस आर एच पॉजिटिव हुआ, तो प्लेसेंटा के थ्रू ब्लड तो नहीं जा सकता है पर एंटीबॉडीज क्रॉस कर सकती है, एंटीबॉडी क्रॉस कर लेती है, और उसकी वजह से सीवियर डैमेज ऑफ आरबीसी ऑफ बेबी होता है, फिटस होता है। उसकी वजह से जब बच्चा पैदा होता है, उसकी वजह से एक तो बच्चा खत्म हो जाता है, नहीं तो अगर बच्चा पैदा होता है तो सीवियर जॉइंडिस होता है। अब जॉइंडिस क्यों होता है, आरबीसी जैसी फूटा, आरबीसी फूटने के बाद बिलिरुबिन बिलीवर्डिन बनता है, वो बिलिरुबिन बिलीवर्डिन जाता है लिवर में, और लिवर से वो बाहर निकलता है। अगर वो प्रॉपरली बाहर नहीं निकल पाया या हैवी मात्रा में क्या हुआ, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हुआ, तो क्या होगा, बिलीरुबिन बिलीवर्डिन बढ़ जाएगा, और बिलीरुबिन बिलीवर्डिन होता है पीले कलर का, इसीलिए पूरा शरीर दिखने लगता है पीला, इसे हम कह देते हैं पीलिया, इसे हम कह देते हैं जॉन्डिस। चमका क्या आपको, ठीक है। तो इसी से बचने के लिए ये जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन है उसे हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोफिटालिस, क्या बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोफिटालिस। एरिथ्रोसाइट ब्लास्ट हो गया फिटस के अंदर, एरिथ्रोब्लास्टोफिटालिस, ठीक है। इसी के प्रिवेंशन के लिए क्या दी जाती है, एंटी आर एच एंटीबॉडी टू मदर, कि ये कंडीशन ना हो, एरिथ्रोब्लास्टोफिटालिस की कंडीशन ना हो। ब्लड ग्रुपिंग आपको समझ में आ गया, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चीजें ठीक से समझ में आ रही है ना बेटा। देखो ह्यूमन फिजियोलॉजी इतना आसान चैप्टर्स भी नहीं है, हमें लगता है कि आसान है, ठीक है। आप जब एमबीबीएस में जाएंगे ना फर्स्ट ईयर में, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। अगर ढंग से यहाँ पढ़ लेना तो वहाँ आप फिजियोलॉजी की तो दिक्कत ही नहीं है, फिजियोलॉजी यहीं से सीख के जाने वाले हो, ठीक है। बाद में मुझे थैंक्स करोगे सर अच्छा हुआ इतना डीप में आपने पढ़ा दिया, फिजियोलॉजी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है हमें, ठीक है। तो फिजियोलॉजी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। पर आपको मन लगा के यहाँ पढ़ना पड़ेगा, मन लगा के पढ़ेंगे तभी तो आप अच्छा स्कोर करेंगे, अगर बहुत अच्छा स्कोर करेंगे तभी तो आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, तभी तो आप फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, है ना। तो शुरुआत तो यहीं से होने वाली है। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आते हैं वापस टॉपिक पे। हीमोस्टेसिस, ये वर्ड याद रखना है, व्हाट इज हीमोस्टेसिस। एक होता है होमियोस्टेसिस, एक होता है होमियो, यहां नहीं दिख रहा है ना, हो होमियोस्टेसिस, ठीक है। व्हाट इज होमियोस्टेसिस, बताओ। बॉडी का बैलेंस बना के रखना इज होमियोस्टेसिस, ठीक है। इन्वायरमेंट एंड बॉडी के बीच में बैलेंस बना के रखना इज होमियोस्टेसिस। एंड व्हाट इज हीमोस्टेसिस, हीमो मतलब, हीमा मतलब हीमा मारी वाला हीमा नहीं, हीमा मतलब ब्लड, एंड स्टेसिस मतलब
स्टैसिस मतलब रोकना, रोकना, किसी को रोकना, जैसे आप उसको रोकते रहते हैं बीच रास्ते पे, ठीक है? क्या आप मुझसे प्यार करती हैं? नहीं, हम तुमसे प्यार नहीं करते हैं। चलिए यहाँ आते हैं, ठीक है? तो उससे ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो जाएगा। चलो, एंड कैसे हीमोस्टेसिस कैसे काम करता है? ब्लड की इंजरी हुई, देखो ये जो मैंने इतनू सा लिखा हुआ है ना, ये 14-15 स्टेप का प्रोसेस है। आता है फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन में, 15 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन हीमोस्टेसिस, ठीक है? तो उसमें आपको पूरे 12 फैक्टर याद रखने पड़ेंगे, 12-14 स्टेप है वो पूरे याद रखने पड़ेंगे। उसे आपको कम से कम 8 से 10 पन्ने में लिखना पड़ेगा, ठीक है? इसे कंसाइज वे में एनसीईआरटी में दिया है और अभी हमें सिर्फ एनसीईआरटी पे ही रहना है। ब्लड वेसल है, एक इंटैक्ट ब्लड वेसल है, उसके अंदर प्यार से सारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स चल रहे हैं, प्लेटलेट्स भी चल रहे हैं। जैसे ही इंजुरी हुई, प्लेटलेट्स एक्टिवेट हुआ, प्लेटलेट एक्टिवेट होके जाके वो वहां पे थोड़ा सा चिपक गया, ठीक है? प्लेटलेट्स ना जनरली स्टिकी नेचर के नहीं होते हैं, लेकिन जैसे ही रप्चर होता है, रप्चर ऑफ वेसल होता है, वैसे ही वो थोड़े स्टिकी नेचर के हो जाते हैं एंड जाके वो चिपक जाते हैं, ठीक है? प्राइमरी कोagulation कर दिया उसने। उसने क्या किया? प्लेटलेट ने थ्रोम्बोप्लास्टिन को एक्टिवेट किया, ठीक है? थ्रोम्बोप्लास्टिन ने क्या किया? थ्रोम्बोप्लास्टिन फॉर्मेशन किया थ्रोम्बोकाइनेस का, ठीक है? थ्रोम्बोकाइनेस ने क्या किया? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया, ठीक है? थ्रोम्बिन ने क्या किया? फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट किया। समझ में आएगा आपको? वापस से ध्यान दीजिए, जैसे ही इंजुरी हुई, प्लेटलेट एक्टिवेट हुए, प्लेटलेट जाके चिपके, प्लेटलेट ने एक्टिवेट किया थ्रोम्बोप्लास्टिन को, थ्रोम्बोप्लास्टिन कन्वर्ट हुआ थ्रोम्बोकाइनेस में, ठीक है? थ्रोम्बोकाइनेस ने क्या किया? उसने प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया, थ्रोम्बिन ने क्या किया? फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट किया और फाइब्रिन जाके वहां चिपक गए, ठीक है? और वो क्लॉट हो गया। जैसे आपको दिखता है ना डायस्किन खट्टी, थोड़ी देर जैसे वो कट लग जाए, आफ्टर सम टाइम वो क्लॉट हो जाता है, तो आपको एक स्ट्रक्चर दिखेगा, दैट इज अ फाइब्रिनोजन, ठीक है? दैट इज अ फाइब्रिन। फाइब्रिनोजन सोल्यूबल होता है, फाइब्रिन इनसोल्यूबल होता है, ध्यान रहेगा आपको। चलिए देखते हैं क्या। जैसे ही ब्लड वेसल इंजर हुआ, ठीक है, उसने क्या किया? उसने प्लेटलेट को एक्टिवेट किया, प्लेटलेट ने थ्रोम्बोप्लास्टिन को एक्टिवेट किया, थ्रोम्बोप्लास्टिन ने थ्रोम्बोकाइनेस को एक्टिवेट किया, थ्रोम्बोकाइनेस ने प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनाया, थ्रोम्बिन ने फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनाया, फाइब्रिन जाके चिपक गए। यही है होम्योस्टेसिस। नहीं, यही है हीमोस्टैसिस। ध्यान रहेगा, कंफ्यूज नहीं करेंगे हीमोस्टैसिस एंड होम्योस्टैसिस में। पढ़ना वहां ध्यान से, ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों एक जैसे दिखेंगे आपको, होम्योस्टैसिस एंड हीमोस्टैसिस। गलती से होम्योस्टैसिस मत हार के आ जाना भाई, नहीं तो पूरे किरे कराए पर पानी फिर जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलिए अब आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम पे। अभी तक हमने क्या देखा? बॉडी फ्लूइड, ठीक है? अब हम देखते हैं उसका सर्कुलेशन कैसा होता है। सर्कुलेशन दो प्रकार के होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट होगा, वो एक बॉडी कैविटी में ब्लड को छोड़ देगा और वहां पर बहुत सारे ऑर्गन डूबे रहेंगे, जिसको जो जो मन करेगा वो ले लेगा, ठीक है? जैसे कि नदी में फिशेज है, ठीक है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बता रहा है कि हार्ट से ब्लड पंप होगा कहाँ? आर्टरीज, आर्टरीज छोटी होंगी, आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल छोटी होंगी, कैपिलरीज, वेन्यूल्स, वेन एंड रिटर्न बैक टू हार्ट, ठीक है? इसे हमने क्या बोला? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हाईली प्रेशर एफिशिएंट होता है। एनेलिडा में पहली बार देखने के लिए मिला था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ देखने मिला पहली बार क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम? एनिलिडा में, अर्थवम में, ठीक है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिक है, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का में देखने के लिए मिलता है, ठीक है? सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो प्रकार के होते हैं, सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम एंड डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है? मतलब कि सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम एंड डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, एज द नेम सजेस्ट ना कि ब्लड एक बार बाहर निकला और वापस आ गया, उसे हमने बोल दिया सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब क्या? ब्लड निकला, लंग के पास गया, वापिस हार्ट के पास आया, ब्लड निकला, बॉडी के पास गया, वापिस हार्ट के पास आया, ये पूरा एक सर्कुलेशन हुआ, तो इसे हमने क्या बोला? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। चमक गया आपको? देखो, फिश के अंदर क्या होता है? फिश के अंदर होता है सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम। एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स के अंदर क्या होता है? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। और क्रोकोडाइल, ऑल रेप्टाइल एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, ध्यान रखेगा, ध्यान रखेंगे क्या? क्रोकोडाइल, ऑल रेप्टाइल एक्सेप्ट क्रोकोडाइल कंसिस्ट ऑफ इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, और ये भाई साहब का कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम में एक आर्टरी होगा, एक एट्रिया होगा, एक वेंट्रिकल होगा, ठीक है? तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही पंप होने वाला है, ठीक है? उसके बाद उसके बाद इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में दो एट्रिया हो गए, एक वेंट्रिकल होगा, तो मिक्स्ड ब्लड पंप होने वाला है,
ठीक है। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में, कंप्लीट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा? तो दो एट्रिया होंगे, दो वेंट्रिकल होंगे। चमक गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है ह्यूमन हार्ट, ये है ह्यूमन हार्ट। और ह्यूमन हार्ट की शेप होती है, आप अपनी मुट्ठी बंद करिए, लोगों की तो वही बंद नहीं हो रही है। साइज ऑफ अ हार्ट, अ क्लोज फिस्ट। ठीक है, क्लोज फिस्ट हार्ट होता है हमारा। ठीक है, क्लोज फिस्ट जितना हमारा हार्ट होता है। देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है। दिस इज आवर हार्ट। ये हो गया एक एट्रिया, ये होगी दूसरी एट्रिया, ये है एक वेंट्रिकल, ये है दूसरी वेंट्रिकल। ठीक है, ये है राइट साइड और ये है लेफ्ट साइड, है ना? हार्ट देखो ना, ये मेरा लेफ्ट होगा, ये मेरा राइट होगा। राइट, ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा राइट है। पर अगर मैं उल्टा देखूं तो, अगर आप चेहरे को मिरर मिरर व्यू में देखेंगे तो लेफ्ट राइट हो जाता है, राइट लेफ्ट हो जाता है। ठीक है, वैसे ही दिस इज अ राइट, राइट एट्रियम, दिस इज अ राइट वेंट्रिकल, दिस इज अ लेफ्ट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब ध्यान से इस इमेज को देखिए, ये इमेज बहुत सी चीज आपको दिखा जाएगा। ठीक है, ये क्या है? एओर्टा। ये क्या है? एओर्टा। ये कहां से निकला हुआ है? तो ये निकला हुआ है लेफ्ट वेंट्रिकल से। ठीक है, ध्यान से फोकस करके देखिए कि क्या कह रहा है ये। दिस इज द राइट एट्रियम, दिस इज द लेफ्ट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। दोनों एट्रियम के बीच के सेप्टम को क्या बोलेंगे बताओ? इंटर एट्रियल सेप्टम। ठीक है, बराबर। दो वेंट्रिकल के बीच के सेप्टम को क्या बोलेंगे? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, दो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच के सेप्टम को क्या बोलेंगे? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। अगर वो राइट में है तो उसे हम क्या बोलेंगे? राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, अगर लेफ्ट में है तो क्या बोलेंगे? लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। कुछ रटने वाला है क्या? नहीं। चमक गया आपको? इतना ध्यान रहेगा। क्या बोला मैंने? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ध्यान से देखिए, राइट वेंट्रिकल की जो वॉल है वो थोड़ी थिन है एज कंपेयर टू लेफ्ट वेंट्रिकल। ध्यान से देखिए आप, ये थोड़ी ज्यादा मोटी है, ये पतली है। क्यों ऐसा? क्योंकि राइट वेंट्रिकल को ब्लड पंप करना है लंग्स तक, लंग्स पास में है ना? और लेफ्ट वेंट्रिकल को पूरी बॉडी में पंप करना है, इसीलिए उसका वॉल थिक है। समझ में आ गया आपको? चलिए, आप यहां देख रहे होंगे कि राइट एट्रियम के अंदर दिस इज द इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, एंड दिस इज द सुपीरियर वेना केवा। ठीक है, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। नीचे से ब्लड लेके आने वाला इंफीरियर वेना केवा, हार्ट के नीचे जितनी चीज होगी उससे इंफीरियर वेना केवा से ब्लड आएगा। ठीक है, और हार्ट के ऊपर जितनी चीज है उसका कहाँ ड्रेन होने वाला है? सुपीरियर वेना केवा। और दोनों ब्लड ले जाके ड्रेन कहाँ करेंगे? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ब्लड आएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल ब्लड पंप करेगा लंग्स को, लंग्स से वापस ब्लड कहां पर आएगा? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहां जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी में जाएगा पंप होके, पूरे बॉडी से कहां पर आएगा? सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलिए, आओटा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन। आर्टरी जो बाहर जा रही है, हार्ट से दूर जा रही है, दैट इज आर्टरी। और आर्टरी के पास, हार्ट से जो दूर जा रही है उसे बोल दिया हमने आर्टरी, और हार्ट के जो पास आ रही है उसे हमने बोल दिया वेन्स। ठीक है, तो पल्मोनरी मतलब कि जो लंग की तरफ जा रही होगी उसे हम क्या बोलेंगे? पल्मोनरी आर्टरी। और जो लंग से आ रही होगी उसे हम क्या बोलेंगे? पल्मोनरी वेन। और जो पूरे बॉडी में जा रही होगी उसे हम क्या बोलेंगे? एओर्टा। जो बॉडी से पूरा लेके आ रही होगी उसे क्या बोलेंगे हम? बोलो, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। समझ में आ गया क्या आपको? ध्यान दीजिए, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में दो साइकिल चलती है, एक पल्मोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सेकंड इज सिस्टमिक सर्कुलेटरी सिस्टम। पल्मोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम कहां से कहां तक होती है? राइट वेंट्रिकल से लंग, लंग से लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया पल्मोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, एंड सिस्टमिक सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी, और पूरी बॉडी से सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में आना इज सिस्टमिक सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या हुआ। राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप किया गया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ब्लड पंप हुआ लंग के पास, किससे? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। यहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजन दिया गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया लेफ्ट एट्रियम में, ये हो गया पल्मोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम, पल्मोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आया लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा? वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में गया। ठीक है, वहां पर वो गया टिश्यूज तक, टिश्यूज तक जाने के बाद क्या हुआ?
जल्दी बताओ। टिश्यूज तक जाने के बाद क्या हुआ, वहां पर O2 ले लिया, CO2 ड्रेन कर दिया, CO2 सुपीरियर वेना केवा इंफीरियर वेना केवा लेके आ गए राइट एट्रियम में, और उसने वहां डाल दिया, उसे हमने क्या बोल दिया, सिस्टमिक सर्कुलेटरी सिस्टम। समझ में आ गया ना आपको कि हार्ट में दो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक पल्मोनरी एक सिस्टमिक सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आर्टरीज एंड वेन्स क्या देखेंगे हम, क्या देख क्या देख रहे हैं, आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज क्या कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, हाई प्रेशर में काम करती है, थिक वॉल्व होती है, और इसके अंदर वॉल्व नहीं होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें वेल्व की जरूरत नहीं होती क्योंकि प्रेशर से भेजा जा रहा है, तो वेल्व की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन लेकर आ रही है ना, मैंने बोला ना वेन लेकर आती है, आर्टरी लेकर आती है, वेन लेकर आ रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। लो प्रेशर में इन्वॉल्व होती है और इसके अंदर वेल्व प्रेजेंट होता है, वेल्व प्रेजेंट होता है। सोचो ना, नीचे से हमें ऊपर भेजना है पानी, ठीक है, तो धक्का दिया वेल्व क्लोज, और आगे धक्का दिया वेल्व, इस तरीके से वेल्व चालू बंद चालू बंद चालू बंद होती रहती है, ठीक है। समझ गया आपको। चलिए एक और चीज समझिए कि यहां पर आपको दिख रहा होगा कि यहां पर एक वेल्व है एंड यहां पर एक वेल्व है ना। देखो यहाँ पे एक वेल्व है एंड एक यहाँ पर वेल्व है, ठीक है। कौन सा बताओ, एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व होगा ना दो प्रेजेंट, क्योंकि एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल में आने वाला है, तो एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व होगा। ये कौन सा साइड है, राइट साइड, तो राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व को हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वेल्व, ठीक है, जो कि राइट साइड में होता है। लेफ्ट साइड वाले का नाम क्या है, बायकस्पिड, बायकस्पिड वेल्व, और दूसरा नाम है इसका मिट्रल वेल्व, ये ध्यान रखना है हमें, ये भूल जाओगे। मिट्रल वेल्व कहां प्रेजेंट होता है, तो लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है। और राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। अब देखो ट्राइकस्पिड वॉल्व और बायकस्पिड वॉल्व ये कुछ स्ट्रक्चर से कनेक्टेड है, दैट इज अ कॉर्डा टेंडिनी। इसकी क्या जरूरत है, देखो राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम ने ब्लड पंप कर दिया नीचे, अब वेंट्रिकल पंप होने वाले हैं, वेंट्रिकल इतने जोर से पंप होंगे तो ऐसा ना हो कि वेल्व पलट जाए, अगर वेल्व पलट जाएंगे तो ब्लड तो वापस एट्रियम में चला जाएगा, एट्रियम में ना जा पाए तो वेल्व को क्लोज करके रखना पड़ेगा ना, तो उसीलिए वो कॉर्डा टेंडनी दी हुई है, वो खींच के रखती है कि भाई साहब कितना ही प्रेशर लगा लो मैं तो पलटने नहीं दूंगी। अगर पलट जाए तो मरमर की साउंड आती है, ठीक है, वो हार्ट डिसीज होती है, वेल्व की प्रॉब्लम हो जाती है, वेल्वुलर डिफेक्ट बोलते हैं, फिर उसे हमें कार्डियोलॉजिस्ट ओपन करके सर्जरी करके उसको क्लोज करता है। बट अब धक धक हम जो बोलते हैं है ना, एक्चुअली में वो लब डब होता है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है लब डब। अब ये लब डब साउंड क्यों आता है और कैसे आता है समझिए, देखिए जैसे ही एट्रियम ने ब्लड पंप किया वेंट्रिकल में आ गया, वेंट्रिकल जैसे ही ब्लड पंप करने वाले होंगे वैसे ही दोनों वॉल्व बंद हो जाएगी, वॉल्व क्लोज हो गए, तो पहला साउंड आया आपको लब, ठीक है। अब वेंट्रिकल पंप करेंगे तो वो एओटा में जाएगा, और एओटा की ओपनिंग में होती है सेमिन्यूलर वॉल्व, क्या होती है, सेमिन्यूलर वॉल्व, सेमिन्यूलर वॉल्व। अब वॉल्व क्यों होती है, क्योंकि हमने धक्का देके एओटा में भेज दिया, अब ये ना हो कि वहां से रिटर्न आ जाए, है ना, तो वहां पे भी एक वेल्व प्रेजेंट होती है सेमिन्यूलर वॉल्व, वो ऊपर जैसे ही गया, ब्लड जैसे ही ऊपर गया वो शट ऑफ हो गई, तो दूसरा साउंड आता है डब। इसलिए दोनों के बीच में थोड़ा डिले होता है, पहला एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व क्लोज हुए तो लब, सेमिनल वॉल्व क्लोज हुए तो डब, तो ऐसे लब टप 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 ऐसे चलता रहता है, ठीक है। और एक डब को क्या बोलते हैं हम, वन हार्ट साउंड, ठीक है। वेंट्रिकल जब पंप करता है तो टोटल 70 ml ऑफ ब्लड बाहर निकलता है, 70 ml ऑफ ब्लड, उसे हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। ठीक है, और हमें पता है ना कि हार्ट 72 टाइम्स बीट करता है, ठीक है, तो कार्डियक आउटपुट कितना हो गया एक मिनट में, एक मिनट में ब्लड कितना जाएगा, कार्डियक आउटपुट स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू नंबर ऑफ बीट्स, ये होता है 5040, अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर ऑफ ब्लड, मतलब कि एक मिनट में हमारे पूरा बॉडी का ब्लड जो कि 5 लीटर होता है वो हार्ट से चला जाता है घूम के, ठीक है। देखते हैं आगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वैसे ही पूछ लिया जाएगा, इंटर बाहर से अंदर की तरफ, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा, किस किस से बना होता है, फाइब्रेटिव कनेक्टिव टिश्यू,
स्मूथ मसल एंड स्क्वैमस एंडोथीलियम। मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की एनिमल वाली सारी चीजें स्कैटर्ड वे में दे रखी है, तो आपको एक जगह नोट करते चलना है, ठीक है। वहां बेसमेंट मेम्ब्रेन में भी थी, एल्वियोलाई के पास में भी थी, है ना। फिर उसके बाद हमने किडनी में देखा था बाउमन्स कैप्सूल, वहां पर भी थी, और एक यहाँ पर है। तो तीनों को आप एक पेज पर नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हाउ हार्ट बीट्स, ठीक है, किस तरीके से हार्ट बीट करता है, वो करता है नोडल टिश्यू की वजह से। नोडल टिश्यू ऐसे टिश्यू है जो जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस। ऑटो एक्साइटेबिलिटी खुद ही करते हैं ये। हमारा हार्ट है मायोजेनिक, कैसा है, हमारा हार्ट है मायोजेनिक, ऑटोमेटिकली काम करता है, ठीक है। उसको रेगुलेशन करने के लिए मैकेनिज्म अवेलेबल है, पर शुरू करने के लिए जरूरत नहीं है किसी नर्वस सिस्टम की, ठीक है। अब वहां पर होते हैं दो, वहां पर हमें दिखने मिलते हैं दो नोडल टिश्यू। कौन से, एसए नोड एंड एवी नोड। कौन से नोड, एसए नोड और एवी नोड। एसए नोड को हम कहते हैं पेसमेकर, एंड ये कहां होता है, राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, ठीक है। और एवी नोड कहां होता है, तो लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। एसए नोड ने बीट किया, बीट करने के बाद दोनों के दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुए, ब्लड वेंट्रिकल में आया। उतने देर में एसए नोड का जो करंट था वो एवी नोड तक पहुंच गया। अब एवी नोड ने सिग्नल भेजा बंडल ऑफ हिस को, परकिंजे फाइबर को, और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया वेंट्रिकल को। समझ में आया क्या आपको? इसीलिए लब डब थोड़ा टाइम होता है। अगर ऐसा होता कि एक ही बार में हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर जाता तो वेंट्रिकल और एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर जाते, कोई काम नहीं रह जाता। इसीलिए पहले ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इस टाइम ये रिलैक्स होता है, ये रिलैक्स हो रहा होता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो इस तरीके से प्रोसेस चल रही होती है, ठीक है। समझ में आया ना आपको? चलिए आगे देखते हैं कैसे सिग्नल्स का, कैसे सिग्नल आगे बढ़ते हैं, आपको ध्यान रखना है। एसए नोड, देन एवी नोड, देन बंडल ऑफ हीज। बंडल ऑफ हीज राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच में डिवाइड हो जाते हैं, और परकिंजी फाइबर, और वहां से पंप, वहां से हार्ट, वहां से वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होती है एंड ब्लड बाहर निकल जाता है। देखिए यहां पर प्रॉपरली बताया हुआ है क्या, दिस इज एसए नोड, यहां से गया, ये दिस इज एवी नोड, ठीक है। ये आ गया बंडल ब्रांच, ये डिवाइड होगी राइट बंडल ब्रांच एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच। इसे हमने कह दिया बंडल ऑफ, सॉरी इसे हमने क्या कह दिया, परकंजे फाइबर, एंड दिस इज अ बंडल ऑफ हिस। ये रहा बंडल ऑफ हिस, ये राइट बंडल ब्रांच, ये लेफ्ट, ये वाला लेफ्ट बंडल ब्रांच, और ये परकंजे फाइबर्स, दिस इज अ परकंजे फाइबर्स। और ये क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एंड वेंट्रिकल पूरा कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। इसे हम कहते हैं ना वन कार्डियक साइकिल। क्या कहते हैं हम इसे? एक कार्डियक साइकिल। एक कार्डियक साइकिल का टाइम होता है, एक कार्डियक साइकिल का टाइम होता है 0.8 सेकेंड, ठीक है। 0.8 सेकेंड में दोनों के दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। देखो ये ईसीजी वेव है। व्हाट इज दिस? दिस इज द ईसीजी वेव। हम सबने देखा होगा पी, क्यू आर एस एंड टी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। पी वेव कब बनती है? जब एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्या होता है? एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स कब बनती है? जब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। और टी वेव कब बनती है? जब वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। अब इन्हीं को ना स्टाइल मारने के लिए कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए टर्म देती है। कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या है? डीपोलराइजेशन। क्या है? डीपोलराइजेशन। और रिलैक्सेशन के लिए रीपोलराइजेशन, ठीक है। अब द क्वेश्चन अराइजेस, सर एट्रिया का डीपोलराइजेशन हुआ, वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन हुआ, वेंट्रिकल का रीपोलराइजेशन भी हो गया, तो क्या एट्रिया का रीपोलराइजेशन नहीं होता है क्या? ऑब्वियसली होता है। वो कब हो रहा होगा? मैंने आपको बताया ना, इस तरीके से प्रोसेस चल रही होती है ना। मैंने आपको बताया ना, इस तरीके से प्रोसेस चल रही होती है। तो जब एट्रिया का रिलैक्सेशन हो रहा होता है, उसी टाइम पे वेंट्रिकल का क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन। एंड वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन की जो फोर्स होती है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है, वोल्टेज होता है, वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एट्रिया का रिलैक्सेशन। इसीलिए वो हमें ईसीजी वेव पे नहीं दिखती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 12 बजे के टाइम पर अगर पूरा फुल सूरज निकला हुआ है और आप वहां दिया जला देंगे, तो वहां कुछ फायदा होगा? आपको दिया की रोशनी दिखेगी? नहीं दिखेगी, ऑब्वियसली, है ना। समझ में आ गया क्या आपको? ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आ जाता है, एग्जामिनर यहाँ पे खेल जाता है, जो मैंने चीज आपको मेरे ओरिएंटेशन वाले लेक्चर में भी बताई थी। व्हेन
QRS complex get formed? Option A, atria contraction. Option B, atria relaxation. Option C, ventricular relaxation. And option D, none of these. सो अगर आपको डीप लेवल पे नॉलेज नहीं है तो आप क्या करेंगे यहाँ पे? नन ऑफ दिस मार्क करके आ जाएंगे, क्योंकि हमें क्या पता है क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स कब बनता है? जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। यहाँ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन में है ही नहीं, हम नन ऑफ दिस मार देंगे और -5 नंबर खा जाएंगे, क्योंकि जो आपको 4 मिलने वाले थे वो भी नहीं मिलेंगे और -1 भी चले जाएंगे और आप लाखों रैंक पीछे आ जाएंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो एट्रिया का रिलैक्सेशन, क्योंकि उसी टाइम पर एट्रिया का रिलैक्सेशन भी हो रहा होता है। क्योंकि उसी टाइम पर एट्रिया का रिलैक्सेशन भी हो रहा होता है। जब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है उसी टाइम पर एट्रिया का रिलैक्सेशन भी हो रहा है। हमें बस वो वेव में नहीं दिखती है। ठीक है, तो इसका आंसर आप क्या मार्क करेंगे? एट्रियल रिलैक्सेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके पहले मैं आपको एक और चीज बताता हूं, वो आप ध्यान रखिए। डिटेल में तो नहीं जाएंगे बहुत ज्यादा, क्योंकि उतना हमारे पास टाइम भी अवेलेबल नहीं है। देखिए, ये पूरा का पूरा साइकिल, वन कार्डियक साइकिल मैंने आपको बताया ना। देखिए, डिटेल में नहीं जाएंगे, पर एक कार्डियक साइकिल की टाइमिंग मैंने आपको क्या बताई? 0.8 सेकेंड। ठीक है, पी वेव मतलब एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन को टाइम कितना लगता है? 0.1 सेकेंड। टाइम याद रखिएगा, 0.1 सेकेंड। ठीक है, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन को कितना टाइम लगता है? ये वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन को कितना टाइम लगता है? 0.3 सेकेंड। ठीक है, और जॉइंट डायस्टोल, दोनों के दोनों डायस्टोल, मतलब कि यहाँ जो देखो टी वेव है ना, तो यहाँ पर क्या है? एट्रिया भी रिलैक्स है और वेंट्रिकल भी रिलैक्स है ना। वेव तो तब बन रही है जब वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहा है, पर टी वेव के टाइम पर दोनों के दोनों रिलैक्स होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। उसे हम क्या कहते हैं? जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल कितनी होती है? तो 0.4 सेकेंड। ठीक है, तो 0.1 आपको क्या कैसे याद रखेंगे? 0.1, 0.3, 0.4। ठीक है, ये हो गया 0.8 सेकेंड। ध्यान रहने वाला है क्या आपको? क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछा जा सकता है कि एट्रिया कितने देर तक रिलैक्स रहती है? बताओ जल्दी। 0.7 सेकेंड, है ना, क्योंकि 0.1 सेकेंड में तो कॉन्ट्रैक्ट हो गई, बाकी टाइम तो रिलैक्स है, तो 0.7 सेकेंड एट्रिया रिलैक्स रहती है। ठीक है, चलिए यहाँ पर कुछ डिसऑर्डर देखते हैं जो एनसीईआरटी में दी हुई है। कौन सी डिसऑर्डर दी हुई है? हाइपरटेंशन मतलब कि बीपी बढ़ जाना। ठीक है, कोरोनरी हार्ट डिसीज, एंजाइना पेक्टोरिस, हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक। ठीक है, व्हाट इज हाई बीपी, व्हाट इज हाइपरटेंशन? ब्लड प्रेशर लगा रहा होता है आर्टरीज के ऊपर। ठीक है, अगर ब्लड ठीक हो गया तो उसके वजह से क्या होगा? वो ज्यादा प्रेशर लगाएगा। वो अगर ज्यादा प्रेशर लगाएगा तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, तो उसे हमने क्या कह दिया? हाई बीपी। ठीक है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? हमें पता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, जल्दी बताओ। 120/80। 120 हो गया कौन सा? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और 80 क्या हो गया? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अगर वो 140/90 से ऊपर है तो उसे हम कह देते हैं हाइपरटेंशन। कोरोनरी हार्ट डिसीज, ऑल्सो नोन एज एथेरोस्क्लेरोसिस, बहुत बार पूछा हुआ है। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस एंड एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस मतलब कि आर्टरीज कमजोर हो गई है। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या हो गया? कि आर्टरीज के अंदर प्लाक का फॉर्मेशन हो गया, मतलब कि उसका ल्यूमेन छोटा हो गया। ठीक है, अगर आर्टरीज का ल्यूमेन छोटा हो गया तो हमने क्या बोला? आर्थेरियोस्क्लेरोसिस। ठीक है, और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस मतलब आर्टरीज कमजोर हो गई है। ठीक है, ल्यूमेन छोटा हो गया, ल्यूमेन छोटा होने की वजह से क्या होगा? ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा और ब्लड बहुत ज्यादा धक्का देगा उस प्लाक के ऊपर, तो क्या होगा? प्लाक टूट जाएगी। अगर प्लाक टूट जाके कहीं और फंस गई तो आपको प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगी। अंजाइना पेक्टोरिस, व्हाट इज अंजाइना पेक्टोरिस? मतलब कि चेस्ट पेन, अक्यूट चेस्ट पेन, उसे हम क्या बोलेंगे? अंजाइना पेक्टोरिस। अगर प्रॉपर अमाउंट में हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिला तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और हार्ट पेन करने लगता है, उसे हम बोलते हैं अक्यूट चेस्ट पेन एंड अंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट, व्हाट इज कार्डियक अरेस्ट? कार्डियक अरेस्ट, हार्ट बंद हो गया, हार्ट काम करना, हार्ट अटैक। इसे हम मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। व्हेन द हार्ट मसल इज सडनली डैमेज बाय एन इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, उसे हम क्या कहेंगे? हार्ट अटैक। ठीक है, देखो ध्यान रखो। और अगर हार्ट प्रॉपरली ब्लड पंप नहीं कर पा रही है, हार्ट कैन नॉट एबल टू पंप ब्लड प्रॉपरली, उसे हम क्या कह देंगे? हार्ट फेलियर।
जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर फ्लैप पलट जाएगा तो हार्ट प्रॉपरली ब्लड को फ्लो नहीं कर पाएगा, पंप नहीं कर पाएगा, तो वही कंडीशन हो जाती है हार्ट फेलियर। ठीक है। एक मेडिकल चीज बताता हूँ आपको, एक मेडिकल सिम्टम बताता हूँ। अगर पेशेंट आपके पास ऐसे आया है, सर छाती दुख रही है, और अगर पेशेंट ऐसे आए कि सर छाती दुख रही है, अगर वो पिन पॉइंट बता पा रहा है, वो अगर पिन पॉइंट बता पा रहा है कि सर यहाँ दुख रहा है, यहाँ दुख रहा है, यहाँ दुख रहा है, यहाँ दुख रहा है, ऐसे पिन पॉइंट बता रहा है, इट मीन्स अ एक्यूट अंजाइना। ठीक है, क्योंकि अक्यूट अंजाइना में पिन पॉइंट पेन होता है। पेशेंट आया कि सर छाती में बहुत दर्द का है, इट मीन्स अ एमआई। ठीक है, मेडिकली देखा जाता है ये चीज। ठीक है, मेडिकल सिम्टम है ये। सो दिस इज अ चैप्टर ऑफ बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। पहले हमने क्या देखा इन चैप्टर में, ब्लड कैसा है। फिर हमने देखा कि हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कैसी काम करती है, हार्ट कैसे पंप करता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कार्डियक साइकिल .1, .3, .4। ठीक है, ईसीजी आपको ध्यान रहेगा, वहां से क्वेश्चन बन सकता है। एंड डिसऑर्डर, मैंने पहले भी कल की क्लास में बोला था कि डिसऑर्डर से 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो सारे डिसऑर्डर एक पन्ने पे लिख लो, और ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज जब पढ़ाऊंगा तो वहां पे भी लिख लेना, तो एक ही जगह पे सारे डिसीजेस कवर हो जाएगी। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये चैप्टर आपको प्रॉपर्ली समझ में आया होगा, कुछ वैल्यूएबल चीज सीखने के लिए मिली होगी, टाइम वेस्ट नहीं हुआ होगा, है ना। एंड इस वीडियो लेक्चर को बनाने में बेटा बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। आपने देखा होगा कि इंटरैक्टिव स्लाइड्स बनाई गई है, इस बार इंटरैक्टिव स्लाइड्स बनाई है मैंने, है ना। कंसाइज वे में समझाने की कोशिश की है, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन बहुत सारा रखा है ना। तो आप इसी को सराहना करने के लिए एक प्यारी सी लाइक देते जाए, है ना। कुछ नहीं समझा है, अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक देते जाए। एंड अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करिए कि सर ये वाला पार्ट प्रॉपर्ली समझ में नहीं आया, मैं आपको शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन में दी हुई टेलीग्राम के लिंक पर चले जाइए, वहां पर मैं इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, क्यों, मेहनत करते रहो, करने से हो जाता है। ठीक है, धीरे धीरे स्टेप लेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। देखिए हमने शुरुआत की थी 4-5 दिन पहले, है ना। अभी ये हमारा चौथा स्टेप है। ऐसे ही छोटी छोटी स्टेप लेते लेते मेडिकल कॉलेज गेट तक पहुंचेंगे 3 तारीख को, और मेडिकल कॉलेज के गेट के उस पार चले जाएंगे 3 तारीख का एग्जाम देने के बाद। ठीक है, तो बेटा ऐसे ही मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, डिप्रेशन में नहीं जाना है। डिप्रेशन डिप्रेशन खेलना नहीं है किसी के साथ, किसी ऐसे आदमी से बात नहीं करना है कि जो भाई साहब नेगेटिव नेगेटिव चीजें बात कर रही है। ऐसे किसी इंसान से बात नहीं करना है जो नेगेटिविटी ही आपको फैला रहा है कि भाई मेरा भी नहीं हुआ, मेरा भी नहीं हो सकता है, तेरा भी नहीं होगा। ठीक है, जब आपको डिप्रेशन लगे आप जाके अपने फैमिली मेंबर से बात करिए, अपने पापा से बात करिए, अपने मम्मी से बात करिए। एंड इमेजिन करिए जो मैंने वो सिचुएशन आपको बताया था कि आप ड्रीम कॉलेज के गेट पे खड़े हैं, आपके साथ मदर फादर है, बस उसी के लिए मेहनत करनी है। ऐसे ही लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए खम्मा गणी, जय हिंद, जय भारत।